की वीडियो में सर्कल के पार्ट्स जो कि हैं आपके सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, कॉर्ड, सिकेंट और टेंजेंट के बारे में जानते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिलक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, कॉर्ड, सिकेंट, टेंजेंट मतलब सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सर्कल्स में प्रॉपर्टीज़ लगती हैं वो आज की क्लास में हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सर्कल की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर्कल की, तो एक सेंटर से, अगर मैं बात करूं एक सेंटर से, अगर मैं सभी डॉट, अगर इस सेंटर से मैं एक निश्चित दूरी पर सभी जगह पर एक डॉट 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 लगाता चला जाता हूं और इनफाइनाइट डॉट लगा देता हूं। मतलब ये कि अगर मैं इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी और ये सारे पॉइंट्स में बनाता चला जाता हूँ, एक लाइन सेगमेंट बनाता जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी उन डॉट्स के द्वारा, ठीक है, जो कि एक सर्कल कहलाएगा। एक पॉइंट से समान दूरी अगर मैं डॉट्स लगाता चलूँ, उस सेंटर से मतलब उस पॉइंट से समान दूरी अगर मैं यहाँ पर रखता चला जा रहा हूँ, तो एक ऐसी बाउंड्री बन जाएगी जो कि एक फिगर कहलाएगी, जो कि है सर्कल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सर्कल जब हमारा बन चुका है, तो जिस पॉइंट से आपने ये सारी दूरी बराबर थी, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये है सेंटर। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से बाउंड्री की जो बाउंड्री है वो सभी जगह पर क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। और जो वो लाइन है, वो जो लाइन है इस सेंटर से, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये सेंटर ओ रख लेते हैं, इस लाइन से बाउंड्री तक की सभी दूरी बराबर रहेंगी और यही लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। और यही लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। ठीक है, अब अगर ये तो हमारा हो गया रेडियस, अब मैं एक और सर्कल लेता हूँ जिसमें मैं आपको डायमीटर शो करता हूँ। ठीक है, ये तो सेंटर था। अब इसी रेडियस की अगर मैं डबल लेंथ कर देता हूँ, तो ये जो है डायमीटर कहलाएगा। मतलब ये बाउंड्री टू बाउंड्री अगर एक लाइन बनाई जाए जिसमें सेंटर से इंटरसेक्ट होकर वो लाइन जाएगी, वो लाइन डायमीटर कहलाएगी। मतलब ये कि मैंने इस बाउंड्री से इस बाउंड्री से मैं सेंटर को टच करते हुए एक लाइन बना रहा हूँ जो दूसरी बाउंड्री तक टच होगी, ठीक है, वो लाइन डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी लेंथ रेडियस की है उसी की बिल्कुल डबल लेंथ क्या रहेगी? रेडियस रहेगी। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया सेंटर, रेडियस और डायमीटर। तो ये तीन चीज़ें उम्मीद है ये क्लियर हुई। ठीक है, और ये जो बाउंड्री आपने बनी ना, यहाँ पर ये जो बाउंड्री बनी है, इसी बाउंड्री को बोला जाता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस। आप सर्कल का पेरीमीटर भी बोल सकते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं कर्व पार्ट है, इसलिए इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है? जब आप एक कोई लाइन ठीक है, जब आप कोई लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हो, मतलब कहीं पर भी, मतलब सेंटर को छोड़कर कहीं पर भी एक लाइन टच बनाते हो आप सेंटर सर्कल के अंदर, तो वो लाइन कॉर्ड कहलाती है। अब ये कॉर्ड कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा डायमीटर से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि आप सेंटर तो टच कर ही नहीं रहे हो। या तो आप उसके नीचे बनाओगे या ऊपर बनाओगे, ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे, सेंटर से नहीं होकर गुजरनी चाहिए। अगर सेंटर को होकर गुजरेगी वो लाइन, तो वही कॉर्ड डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक लाइन ऐसी बनाई जो सेंटर से होकर गुजरी, तो वो तो डायमीटर है। अगर वो सेंटर से होकर नहीं गुजर रही है, कहीं पर भी जा रही है, तो वो लाइन आपकी कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या होती है? कॉर्ड होती है। ठीक है, इसको हिंदी में जीवा बोला जाता है। ठीक है, डायमीटर को व्यास बोला जाता है, और अगर मैं बात करूँ रेडियस की तो त्रिज्या। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको समझ आई। सरकमफ्रेंस परिधि, ठीक है, रेडियस त्रिज्या
कॉर्ड जीवा और डायमीटर व्यास। ठीक है, तो ये हमने 5 चीज़ें समझ ली हैं। कॉर्ड भी हमने समझ लिया है। सीकेंट की अगर बात करें, बस सीकेंट क्या है, इसी कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब ये कि अगर किसी सर्कल की बात करें, अगर किसी सर्कल की बात करें, अगर किसी सर्कल की बात करें, तो ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल में जो आपने कॉर्ड बनाई, अगर वो कॉर्ड एक्सटेंड हो गई, मतलब सर्कल को छेद कर निकल गई, ठीक है, सर्कल को पार करके निकल जाती है, तो वही कॉर्ड सीकेंट बन जाती है। उसी कॉर्ड को सीकेंट बोल दिया जाता है। मतलब ये कि सर्कल को छेद करने के लिए, मतलब ये कि सर्कल के आर पार निकल गई है। अगर कोई लाइन सर्कल के आर पार निकल जाती है कहीं से भी, तो वो लाइन सीकेंट कही जाती है। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, सीकेंट आपको समझ आया कि सीकेंट क्या है, बस कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन है कि बस आपने उस कॉर्ड को सर्कल से बाहर भी निकाल दिया तो वो सीकेंट बोली जाती है। बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो सर्कल है हमारे पास एक, इस सर्कल से अगर कोई भी लाइन इस सर्कल को टच करके जाती है उसके सरकमफ्रेंस पर या बाउंड्री पर, तो वो लाइन आपकी क्या बोली जाती है, टेंजेंट बोली जाती है। ठीक है, सर्कल से टच करते हुए वो एक लाइन गई है, ठीक है, उसी को टेंजेंट बोला जाता है। टेंजेंट को आप ये भी बोल सकते हैं हिंदी में स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, वो सर्कल को स्पर्श करती हुई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये 7 चीज़ें समझ आई। सेंटर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर, सर्कल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ठीक है, रेडियस, जिससे सेंटर से जहाँ पर ये दूरी बराबर होती है ये दूरी ही रेडियस कही जाती है। डायमीटर रेडियस का बिल्कुल डबल है। सरकमफ्रेंस बाउंड्री को बोला जाता है। कॉर्ड, कोई भी एक लाइन सर्कल के अंदर, सीकेंट कॉर्ड का ही एक्सटेंड कर दोगे तो वो सीकेंट बन जाएगी, और टेंजेंट उस सर्कल को टच करते हुए जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको 7 की 7 समझ आई हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। सर्कल की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, समझते हैं सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। अगर मैं सर्कल की प्रॉपर्टीज़ पे बात करूं तो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ पहली तो ये है, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ पहली तो ये है कि अगर एक सेंटर रख लेते हैं इसका, ठीक है, इसने कहा कि ओ जो है वो एक सेंटर है सर्कल का, ओ जो है वो सेंटर है। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर, इसका मतलब मुझे एक कॉर्ड भी बनानी पड़ेगी, मुझे, तो यहाँ से, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, उस पर ओ एम मतलब ओ से एम परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो ये बना दी हमने, परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि तो ए एम और एम बी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर खींच दी जाती है, ठीक है, उस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाती है, तो ये जो कॉर्ड वो 2 इक्वल पार्ट में एग्जैक्टली बाइसेक्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाती है क्या, कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। आगे ही चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि जो इक्वल कॉर्ड है वो इक्वी डिस्टेंट रहते हैं सेंटर से, ठीक है। मतलब ये समझते हैं कि अगर एक सर्कल हमने बनाया, ठीक है, और उसमें कोई भी 2 कॉर्ड बना दी गई,
तो ये बना देते हैं एक कॉर्ड यहाँ से यहाँ बना देते हैं, लेकिन दोनों की लेंथ क्या रखते हैं, इक्वल। अगर दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी और सेंटर पॉइंट जो है वो, और जो सेंटर पॉइंट है, तो अगर ये कॉर्ड इक्वल रहेगी तो इस पॉइंट से ये वाली लेंथ और इस पॉइंट से ये वाली लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। देखो इसने कहा अगर कॉर्ड इक्वल रहती हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस भी रहती हैं सेंटर से। मतलब ये कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, अगर ये दोनों, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी और सी डी, दो कॉर्ड हैं, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो आप ये बोल सकते हो ओ एम और ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, या ये वाली लाइन और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी अगर कॉर्ड इक्वल है। इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है किसी दो कॉर्ड की, तो इसका मतलब वो कॉर्ड भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बिल्कुल ये बोल सकते हो। मतलब ये कि ये तो हमने इसका रिजल्ट निकाला। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफ़ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब वाइस वर्सा है। अगर कॉर्ड इक्वल रही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, या ये भी कह सकते हैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझते हैं। एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास। ये कह रहा है कि अगर इक्वल कॉर्ड होती हैं, अगर इक्वल कॉर्ड होती हैं तो हमने कहा कि इक्वल कॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर ये बना लिया एक, और यहाँ पर बना लिया हमने। ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, मतलब ए बी और सी डी। यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो इस सर्कल से सेंटर पर अगर कोई भी एंगल बनाया जाए, कोई भी एंगल बनाया जाए, मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्ड ने सेंटर पर एक एंगल बनाया और इस कॉर्ड ने सेंटर पर एक एंगल बनाया, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो इक्वल रहेंगे। मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी क्या रहेंगे, आपके बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हो कि कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बना रही है, ये कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बना रही है, वो दोनों एंगल इक्वल है। इसका वाइस वर्सा भी बोल सकता है कि अगर दो कॉर्ड हैं, दो एंगल हैं, अगर सेंटर पर दो एंगल हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब कॉर्ड भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, जीवा भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। और आगे की तरफ चलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये बात कर रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं बात करूँ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि जब भी कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल अंदर बन जाए सर्कल के, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। सर्कल के अंदर बनने वाला, सर्कल के अंदर बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को चारों कॉर्नर से टच करे। ठीक है, मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स है, या ये कहीं कॉर्नर से, वो सारे के सारे सर्कल के अंदर ही रहें, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ओपोजिट एंगल, ये वाला एंगल अगर आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल अगर x है और ये वाला एंगल अगर मैं y मान लेता हूँ, तो x प्लस वाई का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको मान रहा हूँ थीटा और इसको मान रहा हूँ थीटा डैश, तो थीटा प्लस थीटा का भी सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। मतलब ओपोजिट एंगल का सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कब होगा ये, जब से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ आए। कब, अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए, जो क्वाड्रिलेटरल के सारे कॉर्नर सर्कल पर टच करें, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ओपोजिट एंगल का सम, ओपोजिट एंगल्स का सम 180 है, इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। कॉर्ड में इक्वल एंगल एट वन साइड ऑफ द कॉर्ड। बहुत अच्छा, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर आधारित रहते हैं। चलो, इसने कहा कि अगर कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएगी एक ही साइड पर, मतलब देखो अगर एक कॉर्ड बना दें, यहाँ पर ये कॉर्ड बना ली हमने, तो
तो ये कह रहा है कि इस कॉर्ड के द्वारा कहीं पर भी एंगल बना लो आप। जैसे ये एंगल हमने बनाया तो ये एंगल थीटा बना। तो ये कह रहा है इस कॉर्ड के एक साइड में सारे एंगल इक्वल होंगे, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये सारे एंगल, अगर इस कॉर्ड ने एंगल बनाए हैं किसी एक साइड पर, कॉर्ड के एक साइड पर, तो वो सारे एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अगर मैं दूसरी साइड बनाता हूँ कुछ एंगल्स, अगर मैं दूसरी साइड बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अगर ये इस तरफ बनाओगे तो ये वाले सारे एंगल x रहेंगे, यहाँ पर भी ये सारे एंगल x रहेंगे, यहाँ पर भी ये सारे x, मतलब ये कॉर्ड के एक साइड, कॉर्ड के एक साइड ये सारे एंगल इक्वल हैं, कॉर्ड के इस साइड वाले ये सारे एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सारे आपस में इक्वल नहीं हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर इस कॉर्ड के एक साइड, किसी भी एक साइड आप एंगल बनाओगे तो ये सारे एंगल जितने भी बनाओगे वो सब इक्वल हैं। अगर इस कॉर्ड के द्वारा नीचे कहीं पर भी एंगल आपने बनाया वो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही था कि किसी एक साइड पर। ठीक है, चलो, कॉर्ड मेक ट्वाइस द एंगल एट द सेंटर देन एट द सर्कमफ्रेंस। बहुत अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक कॉर्ड बना दी जाए, यहाँ पर कॉर्ड बना दी जाए, तो ये कह रहा है अगर ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाती है थीटा, तो यही कॉर्ड सेंटर पर उसी थीटा का डबल बनाएगी हमेशा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर ये 30 हुआ तो ये कहीं ना कहीं 60 डिग्री होगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। मतलब जो भी एंगल सरकमफ्रेंस पर बनेगा उसका बिल्कुल डबल एंगल, उसका कहीं ना कहीं आपका कहाँ पर बनेगा? सेंटर पर बनेगा। तो ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हैं, अगर वो एक एक्सटर्नल पॉइंट पर कहीं ना कहीं मीट करते हैं, दो टेंजेंट हैं, अगर वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पॉइंट P पर टच करते हैं, कहीं पर भी मान लेते हैं, कहीं पर भी टच करते हैं या आपस में मिलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो दो टेंजेंट है, ये आपस में मिल गए, सेंटर इसका सर्कल का ये मान लेते हैं कि ये था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर दो टेंजेंट्स किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर कहीं पर टच करते हैं तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है, जो दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से होगा, क्योंकि जब टेंजेंट यहाँ पर मीट होता है तो यहाँ पर ये सर्कल के साथ में 90 डिग्री बनाता है, ये भी। और अगर मैं यहाँ पर एक कॉमन लाइन खींच देता हूँ तो ये कहीं ना कहीं दो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ अगर ये एक रेडियस कॉमन लाइन इक्वल हो गई 90 डिग्री 90, दो एंगल से, दो लाइन और एक एंगल अगर मिल गया आपको तो सिमिलर ट्रायंगल बन गया। अगर सिमिलर ट्रायंगल बन गया है तो हम ये कह सकते हैं फिर तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये और ये वाला टेंजेंट क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में और आ भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है टेंजेंट की, तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल मेड ऑन द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। देखो ये भी समझो आप कि ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक डायमीटर अगर हम बना दें, अगर एक डायमीटर हम बना दें तो इस डायमीटर के द्वारा, अगर ये डायमीटर है, इस डायमीटर के द्वारा कहीं पर भी एंगल बनाओगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, ये सारे के सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री रहेंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि डायमीटर पर बनने वाले कोई भी एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनेंगे तो हमेशा 90 डिग्री होंगे। अब ये चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉर्ड्स की, सिकेंट की और टेंजेंट की। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक सर्कल ले लेते हैं, सबसे पहले 3 प्रॉपर्टी हमें देखनी है, कॉर्ड की, सिकेंट की और एक टेंजेंट की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें देखनी है। चलो, ये कहता है कि अगर कोई भी, पहले कॉर्ड की ले लेते हैं, कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई भी दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कहीं पर भी, ठीक है, और ये मान लेते हैं T पॉइंट है या P पॉइंट है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर है?
दो कॉर्ड आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट अगर करती हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, वो लिख लेते हैं। देखो कि एक कॉर्ड के एक पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक AP मल्टीप्लाई दूसरी उसी कॉर्ड के दूसरे पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक BP इज इक्वल टू इस कॉर्ड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट CP इंटू इस पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक DP। तो ये एक प्रॉपर्टी रहेगी, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर सीकेंड की प्रॉपर्टी ले, ठीक है, सीकेंड की प्रॉपर्टी यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर कोई भी दो सीकेंट कहीं पर आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं, यहाँ पर AB कॉर्ड थी और ये P पर मिल रहे हैं, यहाँ पर CD कॉर्ड है और ये P पर मिल रहे हैं, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, A से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट P इंटू B से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट B इज इक्वल टू C से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट P इंटू D से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट D। तो ये भी प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह से अगर टेंजेंट की ले लें, यहाँ से एक सीकेंट, यहाँ से एक सीकेंट मान लेते हैं और यहाँ से एक टेंजेंट मान लेते हैं जो कि पॉइंट P पर मिल रहा है, और ये T मान लेते हैं और ये AB एक कॉर्ड मान लेते हैं। तो A या ये कहें PT, अब ये तो एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है तो इसको PT का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू BP। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी है, कॉर्ड, सीकेंट और कहीं ना कहीं टेंजेंट की। तो उम्मीद है यहाँ तक ये तीन प्रॉपर्टी आपको समझ आई हैं, कॉर्ड्स की, सीकेंट की और टेंजेंट की। नेक्स्ट चलते हैं कॉमन टेंजेंट की। और कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं? कॉमन टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉमन टेंजेंट होते हैं क्या, कि जब भी दो सर्कल हैं, जब भी दो सर्कल हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बीच में, या कर भी रहे हैं, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो इनके बीच में बनने वाली जो एक कॉमन टेंजेंट है वो ये हो सकती है, ये वाली लाइन कॉमन टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कैसे निकलती है? देखो, सेंटर इस सर्कल का ये मान लेते हैं, सेंटर ये सर्कल का ये, इस सर्कल का ये। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बीच में रेडियस भी अलग अलग हो सकता है, R1 हो सकता है और ये R2 हो सकता है, और इनके सेंटर के बीच की दूरी, इनके सेंटर के बीच की दूरी को D मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस AB टेंजेंट की जो लेंथ है, ये AB की जो लेंथ है वो आएगा अंडर रूट में D का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, D का स्क्वायर अंडर रूट में D का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर ये आपस में इंटरसेक्ट, मतलब एक ऐसी टेंजेंट ले लेते हैं, एक ऐसी टेंजेंट, एक ऐसी टेंजेंट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं टेढ़ी लाइन हमें दिखाई दे, ये वाली लेंथ, ये भी तो एक कॉमन टेंजेंट है। तो ये जो कॉमन टेंजेंट बन रही है, यहाँ पर इसकी लेंथ कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर्स के बीच की दूरी D, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनेंगे तो ये R1 और ये जो बनेंगे यहाँ पर R2। तो यहाँ पर ये AB की जो लेंथ है, अगर AB एक टेंजेंट है तो इसकी जो लेंथ आएगी D स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाती है और इसकी लेंथ आपकी इस तरह से निकलेगी। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर रहेंगी आपको, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। कॉमन टेंजेंट कैसे कैसे बन सकते हैं सर्कल में, कॉमन टेंजेंट कैसे कैसे बन सकती है ये हमें देखना है। अब दो सर्कल, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इफ़ दे डोंट टच ईच अदर, अगर वो टच ना करें एक दूसरे को तो कहीं ना कहीं इस तरह से बनेंगे। और अगर इनके बीच में एक कॉमन टेंजेंट निकाली जाए, कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, तो आप ये कहोगे कि एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, है ना, और एक ये वाली ट्रांसवर्स और एक ये वाली ट्रांसवर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी कितनी कॉमन टेंजेंट बनेंगी?
चार कॉमन टेंजेंट आपकी बन जाएंगी इसमें, ठीक है। 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी, 2 तो डायरेक्ट ऊपर और नीचे और 2 ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये दोनों टच करते हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को, ठीक है, मतलब अगर ये टच करते हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को, तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगी। और जब ये इसकी कॉमन टेंजेंट आप निकालोगे तो आप ये कहोगे भाई देख, एक तो ये रही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये वाली लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट बनती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इफ दे टच ईच अदर इंटरनली, अगर वो इंटरनली एक दूसरे को टच करें। अब वो इंटरनली टच कैसे करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ये इंटरनली आपको टच करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक ही कॉमन टेंजेंट बन पाएगी, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट कह सकते हो या आप ये कह सकते हो एक ही कॉमन टेंजेंट है जो बन सकते हो और कहीं नहीं बनेगी, ठीक है। और लास्ट है इफ़ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन्होंने पार किया है, क्रॉस किया है। तो यहाँ पर 2 टेंजेंट बन सकते हैं, एक ये और एक ये। कॉमन टेंजेंट सीधे वाली परपेंडिकुलर वाली कोई नहीं बनेगी, केवल 2 ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बन सकती है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ें सर्कल की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आई हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखो, बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी सर्कल के क्वेश्चंस शुरू करेंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।